नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के बारे में और इसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्व पेपर 2017 का, यानी कि 2017 का जो डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें जो पेपर पूछा गया था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो और भी पार्ट हैं, यानी कि और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो है वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। आप चैनल पे जाकर जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। वहां पर आपको जो सोल्व पेपर हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में जो अन्य तैयारी की क्लासें हैं डीएलएड की वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांसे की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उस स्थल से हमने बताना है कि किस स्थल से नर्तकी की कांसे की मूर्ति का हमें साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन जाते हैं ना वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 के अंदर। ठीक है। दूसरा, इसकी जो खोज है वो किसने की थी। तो ये की थी राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इनका भी आपने नाम ध्यान रखना है। आपको ध्यान और ये भी रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ से देखो कांसे की मूर्ति तो मिली ही है, साथ साथ में और क्या मिला है, यहाँ से एक कुआं भी मिला है। ठीक है, यहाँ से आपको कुआं भी मिला है। दूसरा, यहाँ से आपको और क्या मिला है, यहाँ से आपको एक बृहत स्नानागार भी मिला है। ठीक है, तो बृहत स्नानागार, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बृहत स्नानागार आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बृहत स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक हो गया। तो देखो, इतने सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। और यहाँ से क्या मिला है, वो कुआं मिला है, बृहत स्नानागार मिला है, और मोहनजोदड़ो को ही हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो जो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं वो कौन है। तो देखो, ये है इंद्र। दूसरा, आप देखो इससे संबंधित और साक्ष्य हम देख लेते हैं। ये जो ऋग्वेद है ना, ये क्या है, प्राचीनतम वेद है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राचीनतम वेद है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने सूक्त हैं ये भी पूछ लिया जाता। तो ऋग्वेद के अंदर टोटल आपको 250 सूक्त देखने को मिल जाएंगे। ठीक हो गया, 250 सूक्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये जो इंद्र हैं इनको हम युद्ध विजय का देवता भी कहते हैं। कौन सा, युद्ध विजय। तो युद्ध विजय का देवता हम किसको कहते हैं, वो इंद्रदेव को ही कहते हैं। और साथ साथ में पुरंदर, तो जो साथ साथ में हम ये बोल सकते हैं कि पुरंदर भी इंद्रदेव को ही कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बौद्ध साहित्य है ये इसकी जो रचना है वो किस भाषा में की गई है। तो इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। ठीक हो गया। अगला ये पूछा था कि ये जो 16 महाजनपद है, यानी कि जो महाजनपद काल था इसका उदय कब हुआ था। तो इसका जो उदय हुआ था 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था। ठीक हो गया, 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था। ठीक है, तीसरी चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी। तो अपनी जीवनी स्वयं लिखने वाला जो दिल्ली का सुल्तान रहा है वो रहा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का शासक था। साथ साथ में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका जो शासन रहा है वो 1352 से लेकर 1388 तक रहा है। ठीक है, यानी कि 1388 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और इसने जो अपनी आत्मकथा है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तारीख ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा का नाम है। दूसरा, ये किस भाषा में लिखी गई है, इसकी जो भाषा होने वाली है वो रहेगी फारसी। तो फारसी भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, इसने खुद ही लिखी है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं।
अगला ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोक निर्माणकारी विभाग की स्थापना किसने की थी। तो लोक निर्माणकारी और साथ साथ में दीवान ए बंदगान जैसे कल्याणकारी जो विभाग हैं उनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस युद्ध में भारत ने मुगल सत्ता की स्थापना की नींव डाली, कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और ये किस किस के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, किस किस के मध्य में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इनका भी आपने ध्यान रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब इसमें जो जीता कौन था, तो इसमें जो मुगल थे यानी कि बाबर थे वो जीत गए थे, जिससे क्या हो गया, भारत के अंदर मुगल सत्ता का स्थापत्य शुरू हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो ये थे 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी, इस समय जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 1857 का विद्रोह था इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। और ये किसका परिणाम था, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भारत के निवासियों के ऊपर शोषण किया था ये उसी का परिणाम था, ठीक है। अब यहाँ पर कैनिंग का जो हम अगर कार्यकाल की बात करें तो ये रहता है हमारा 1856 से लेकर 1861 तक ये इनका कार्यकाल रहा था। और ये क्या था, ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे, वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। दूसरा, इन्हीं के समय में हम एक चीज और बता सकते हैं, इन्हीं के समय में इंडियन पैनल कोड 1861 पारित हुआ था। तो इंडियन पैनल कोड 1861 कब पारित हुआ था, या किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जो ब्रह्मा समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1828 में, ठीक है। तो 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी, और किसने की थी, ये की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। इस चीज का भी ध्यान रखना है, कहाँ पर की थी, कलकत्ता के अंदर की थी, जिसको हम वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं, ठीक हो गया। बाकी ये जो है राजा राम मोहन राय, इनको हम पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। इस चीज का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, पुनर्जागरण का पिता भी हम इनको कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। तो जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, तो ये गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और कलकत्ता का जो अधिवेशन है ये 1911 में हुआ था, ठीक है। और साथ साथ में ये जो जन गण मन है वो किसने लिखा था, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बाकी भारत सरकार ने इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था, ठीक हो गया। दूसरा, किस भाषा में लिखा गया था, तो इस समय जो राष्ट्रगान था इसकी जो भाषा थी ये बांग्ला भाषा थी। दूसरा, जो बांग्लादेश है उसका जो राष्ट्रगान है कि हमारो सुनार बांग्ला, उसके जो रचयिता थे वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, उनकी उसकी रचना भी इन्होंने ही की थी, क्योंकि ये जो टैगोर जी थे ये बांग्लादेश के ही निवासी थे, ठीक है, उस समय। परंतु बाद में ये इसका विभाजन हो गया था 1905 में, ये आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे, ये हमने यहाँ पर बताना है। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऐसा नहीं है, उस समय ये सदस्य नहीं थे। दूसरा है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये तो बिल्कुल सही है कि ये क्या थे, उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भाई जब सदस्य ही नहीं थे तो अध्यक्ष कहाँ से हो जाएंगे, कांग्रेस के महासचिव थे, ऐसा भी नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय ये कांग्रेस से इनका कोई संबंध नहीं था,
क्योंकि ये सन 1932 के अंदर ये इन्होंने कांग्रेस से अपना त्याग कर दिया था, यानी कि कांग्रेस से अलग हुए थे। यानी कि जब भारत की स्वाधीनता का समय आया था तो उस समय ये कांग्रेस से संबंध रखते ही नहीं थे। 1932 में ये यहाँ से अलग हो गए थे। हालांकि कांग्रेस में इनके जो रूल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत भी कहते हैं, महात्मा गांधी को। ठीक है, इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे इस आंदोलन किए थे। और साथ साथ में इन्होंने कांग्रेस का जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। परंतु 1932 में क्या ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, वो है सरोजिनी नायडू। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1925 में, ठीक है, कानपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसकी अध्यक्षता भी सरोजिनी नायडू ने ही की थी। और दूसरा एक चीज हो रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल, तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं वो सरोजिनी नायडू ही रही हैं। और ये कहाँ की बनी थी, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो रहे हैं B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। कब बने थे, तो ये बने थे 29 जुलाई 1947 को। तो 29 जुलाई 1947 को इनको प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। ठीक है, इन्हें हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक हम किसको कहते हैं, तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही हम कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो भारत में रूस से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है, वो भारत का ही है। दूसरा, अलग अलग देशों से बहुत सारे प्रावधान लिया गए हैं, जैसे कि हमने अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वो रूस से ले लिए गए हैं। दूसरा, जो मूल अधिकार हैं, अगर हम मूल अधिकार बात करते हैं तो वो अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। बाकी संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संसदीय जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है भैया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो देश में जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो किस स्थिति के अंदर की जा सकती है, तो वो जो अनुच्छेद रहेगा वो अनुच्छेद 360 रहेगा। तो अनुच्छेद 360 के तहत देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा, एक किस स्थिति में की जाती है, जब देश की वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण हो, यानी कि जब देश की जो वित्तीय स्थिति है वो संकटपूर्ण हो, तब उस स्थिति के अंदर जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा, भारत में ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी भी एक बार नहीं हुआ है, तो वो वित्तीय आपातकाल है, यानी कि ये एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कब करता है, तो जो निर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए जो लोकसभा की प्रथम बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है यानी कि सबसे ज्यादा एज का जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कर देता है। और इसके बाद में जब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से एक को स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है और फिर इसको हटा दिया जाता है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए की जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी जो होती है वो अपनी कक्षा में कैसे घूमती है, तो वो पश्चिम से पूरब ही घूमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, देखो पृथ्वी से संबंधित अगर मैं बात करूं तो सौरमंडल का ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। बाकी किसी भी अगर आप ग्रह में चले जाएंगे तो वहां पर जीवन नहीं पाया जाता है। दूसरा, हम इसका कालखंड की बात करें तो सभी को पता है इसका जो कालखंड होता है वो 24 घंटे का होता है। दूसरा, 365 दिनों के अंदर सूर्य का चक्कर लगा देती है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तो इनमें से जो राज्य विधानमंडल का अंग है वो कौन कौन से हैं।
तो राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा ये भी सही है, विधान परिषद है ये भी सही है, यानी कि ये सभी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल के ये तीनों के तीनों अंग होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो भाई पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो इसका तलीय झुकाव है वो कितना है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो तलीय झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो तलीय झुकाव हो जाएगा वो 66.5 डिग्री हो जाएगा, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जबकि अक्षीय झुकाव पूछा जाएगा तो वो 23.5 डिग्री है। अगला है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो लोक लेखा समिति है उसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इस ये जो समिति होती है भाई इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य आपने ध्यान से सुनना है कि लोक लेखा जो समिति होती है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, तो जो लोक लेखा समिति की होती है वो क्या करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच करती है, और ये भारत की संसद द्वारा निर्मित होती है। यानी कि ये जो लोक लेखा समिति है इसको कौन बनाती है? तो ये बनाती है भारत की संसद, यानी कि संसद के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं 7। इसमें मिलाकर ऐसे करके दोनों टोटल 22 सदस्य हो जाते हैं मिलाकर। ठीक है, इसको हम संसद की जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। संसद की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? वो बोलते हैं हम लोक लेखा समिति को। इस चीज का आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो संसद की जुड़वा बहन किसको कहते हैं हम? वो कहते हैं लोक लेखा समिति को। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है ये हमने बताना है। तो जो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो बहुत सारे दर्रे हो जाएंगे, वो हो जाएगा नीति हो जाएगा, माणा हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, आप किन किन के नाम लेते रहें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, और ये क्या है? ये जो परियोजना है ये लगभग 4 राज्यों की परियोजना है, जिसके अंदर जो आ जाता है वो आ जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये इन 4 राज्यों की परियोजना है भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो पूछ लेता है कि भाखड़ा नागल परियोजना में कौन से 4 राज्य शामिल है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। नहीं पूछ लेता तो भी आपने इनका ध्यान रखना, उत्तराखंड इसके अंदर नहीं आता, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो जो सर्वाधिक लवणता है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बान झील के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो सर्वाधिक लवणता है वो बान झील के अंदर पाई जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अभी देखिए सबसे अधिक लवणता का कारण होता क्या है? तो ये होता है उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की अधिकता, यानी कि जिस जल के अंदर या जिस झील के अंदर NaCl की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम बोल देंगे कि इसमें लवणता क्या है? बहुत अधिक है। ठीक हो गया। दूसरा, ये जो बान झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तुर्की के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। दूसरा, हम गंगा को हम राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा है। दूसरा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो भारत के अंदर जो इसकी लंबाई है वो 25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर भारत की इसकी लंबाई है। दूसरा, ये क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिल जाती है ना तो वहां पर मिलकर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। दूसरा, जो गंगा का पानी होता है ना वो कभी भी सड़ता नहीं है। तो वो किस वजह से नहीं सड़ता है? तो बैक्टीरियोफेज के कारण इसका जो पानी होता है वो कभी भी सड़ता नहीं है, यानी कि कभी भी खराब नहीं होता। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वेज नहर को जहाजी परिवहन के लिए कब खोला गया था। तो जो स्वेज नहर है उसको कब खोला गया था, तो ये खोला गया था 1859 में, यानी कि 1869 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो 1859 में इसका निर्माण हुआ था और 10 साल के बाद इसको 1859 में जहाजी परिवहन के लिए खोला गया था। अगला हमारा क्वेश्चन रहता है कि कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर की जो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम अभी की बात करें तो भाई उसके बाद बहुत सारी भाषाएं आ गई हैं, जिसमें हम सी ट्रिपल प्लस जावा कोबोल, यानी कि ये जो भाषाएं ये सारी की सारी बाद की हैं, परंतु सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया था वो किया गया था फार्मूला ट्रांसलेशन का। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। तो देखो एक हम यहाँ पर अगर एक रफली पृथ्वी का डायग्राम बना लेते हैं कि हमने मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है इस तरह से, तो आप देखते हैं कि इसमें इस तरह से एक बीच सेंटर में एक रेखा खींचते हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ होती है, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ही समांतर जो हम अन्य रेखाएं खींचते हैं, जैसे ये रेखा हमने खींची, ये रेखा हमने खींची, इस तरह से जो हम रेखाएं खींचते रहते हैं इन रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं खींची जाती कहते हैं। अब ये जो भूमध्य रेखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई इस साइड में पूरब होता है और इस साइड में पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो अब आप देखेंगे तो जो भूमध्य रेखा है यानी कि ये जो अक्षांश रेखा है इनकी दिशा कैसी है, पूरब से पश्चिम की ओर है। पूरब से पश्चिम है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, अगर हम यहाँ से देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ भी रेखाएं कुछ खींची जाती हैं ये इस तरह से। तो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं बोलेंगे। इस चीज का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि URL का विस्तारित रूप है, यानी कि URL की हमने फुल फॉर्म बतानी है। तो URL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह उपचार हेतु किस लेंस का उपयोग करेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष के अंदर जो निकट की वस्तु जो होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उस समय जो हमारी आंखों में दोष हो जाता है उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके उपचार के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अगर दूसरा आ जाता है कि दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और उसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो इस चीज का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला आ जाता है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। कि जब हम किसी भी शेविंग ब्रश को पानी से निकालते हैं तो उसके जो बाल होते हैं वो आपस में क्यों चिपक जाते हैं, तो वो चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो जो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है कैंसर के उपयोग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो अक्रिय गैस होती है वो कौन सी नहीं पाई जाती है, तो रेडोन। तो जो रेडोन गैस होती है वे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिध्वनि तरंगें किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो जो प्रतिध्वनि तरंगें हैं ये किस कारण से उत्पन्न होती हैं, तो
तो इनका जो कारण है उत्पन्न होने का वो हो जाएगा परावर्तन, यानी कि ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो की थी प्रिस्टले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जोसेफ प्रिस्टले जो थे वो एक रसायनविद थे, उन्होंने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। ठीक है, और जो साथ साथ में ऑक्सीजन गैस होती है ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी ये हो जाएगी लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीवर को हम यकृत भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से क्या है ना बाइल जूस का निर्माण भी होता है। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सभी एंजाइम होते हैं, तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो जो सभी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देख लेते हैं कि जो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ये किसने किया था? तो एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुहने नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक हो गया कि जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, तो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इन सभी पर जो कंट्रोल होता है वो एंजाइम का ही होता है। अगला है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI, तो FRI कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड दे रखा है तो हम उत्तराखंड लिखेंगे। और FRI की जो स्थापना है वो 1906 में देहरादून के अंदर की गई है। इसका जो पुराना नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका ये पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा कौन सा एंजाइम निकलता है? तो देखो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी लार होती है, तो जो हमारी लार होती है इसकी जो प्रकृति होती है ना थोड़ी सी अम्लीय टाइप की होती है, यानी कि एसिडिक होती है थोड़ी सी। और साथ साथ में इनकी ग्रंथियों में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन, और टाइलिन हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? तो ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च का पाचन करता है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? तो जन घनत्व बताना है उत्तराखंड का कि कितना हो जाएगा। देखिए जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, तो उसी को हम जन घनत्व कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो नॉर्मली जन घनत्व निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 189, यानी कि 189, यानी कि उत्तराखंड का अगर हम एवरेज देखें तो 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 189 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या है वो है 1,86,292। तो 1,86,292 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,292 लोग जो है वो उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, और यहाँ का जनघनत्व कितना 189 है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है वो है हमारा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है ये। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये है केरल में। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ पर क्या होता है? जो रॉकेट है और प्रेक्षण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण और उनसे जो संबंधित तकनीक का विकास होता है वो सारा का सारा यहाँ पर किया जाता है। अगला है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने से बाजार में वस्तुओं के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रास्फीति के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मुद्रास्फीति है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना, इसी को हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? तो इससे वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई इससे क्या होगा? इससे वस्तुओं के मूल्य महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के बढ़ने से जो वस्तुएं होंगी वो भी महंगी हो जाएंगी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1900, यहाँ तो दे नहीं रखा, ये 72 नहीं, आप इसको 74 बना लेना। ठीक है,
तो यहाँ 72 नहीं 1974 हो जाएगा। तो भारत का जो पहला प्रथम परमाणु परीक्षण है ये 18 मई 1974 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? तो ये राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में। तो राजस्थान का जो पोखरण स्थान है यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति, यानी कि ऑपरेशन शक्ति के तहत 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। बाकी इसका जो विरोध है वो अमेरिका ने किया था। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का विरोध किसने किया था? तो ये किया था अमेरिका ने। इसके बाद दोबारा से 11 से लेकर 13 मई 1998 को ही राजस्थान के पोखरण में ही दोबारा से परमाणु परीक्षण किया गया था। और इसके अंदर जो ऑपरेशन चला था इसमें चला था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। तो इस परीक्षण का भी आपने ध्यान रखना है, इस ऑपरेशन का भी आपने ध्यान रखना है कि स्माइलिंग बुद्धा 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ही दोबारा से परमाणु का परीक्षण हुआ था। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण पूछा जाता है तो 18 मई 1974 को अमेरिका ने विरोध किया था। यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन शक्ति हुआ था। दूसरा दोबारा से 11 से 13 मई 1998 को दोबारा से इसका परमाणु परीक्षण किया गया था। इसमें जो ऑपरेशन चला था वो चला था स्माइलिंग बुद्धा। तो इतनी सारी चीजें आपने इससे भी ध्यान रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कौन सी वस्तु नहीं आती है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के अंतर्गत कौन सी वस्तु यहाँ पर नहीं आती है ये हमने बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है शराब, बिल्कुल ये भी नहीं आती है। पेट्रोलियम पदार्थ ये भी नहीं आते, यानी कि ये दोनों के दोनों नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए ये जो जीएसटी है ये कब से लागू किया गया था? आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर लागू हो गई थी जीएसटी। तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुई थी। और इसकी जो दर होती है ये न्यूनतम तो भाई 5% है। ठीक है, न्यूनतम 5% और अधिकतम कितनी है? 28% है। इस चीज का भी आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर से। ठीक, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2014 से ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2014 से प्रारंभ किया गया था। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जो हमारे लौह पुरुष हैं। ठीक है, लौह पुरुष। अब लौह पुरुष किसको कहते हैं भाई ये आपको बताना पड़ेगा कि लौह पुरुष के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2014 से इसका प्रारंभ किया गया था मनाने का। और ये जो लौह पुरुष बोलते हैं हम ये बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को हम एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा भारत, यानी कि भारत के अंदर स्थित है। अब कौन सा है ये भी आपने ध्यान रखना है कि भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है। ठीक है, तो जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है ये क्या है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 1.3 किलोमीटर। तो 1.3 किलोमीटर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। हमने यानी कि मैच करना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देश दे रखे हैं और यहाँ पर इनकी मुद्रा दे रखी है कि किस देश की कौन सी मुद्रा है। तो यहाँ हम देखेंगे ईरान की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी रियाल, यानी कि पहले वाले से हम डी को मैच करेंगे। दूसरा तुर्की की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी लीरा, तुर्की में चलता है लीरा। दूसरे को हमारे 3 से मैच सी से मैच करेंगे। स्वीडन की हो जाएगी क्रोनर, तो स्वीडन की क्रोनर है। बाकी श्रीलंका की रुपया है, यानी कि यहाँ से इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए ही इससे मैच हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि वन इंडियन गर्ल किसकी रचना है। तो जो वन इंडियन गर्ल है ये किसकी रचना है, तो ये रचना है चेतन भगत की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके द्वारा इन्होंने बहुत उपन्यास लिखे थे, जैसे 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स तथा 1 इंडियन गर्ल्स, ये सारी चीजें हैं इनके उपन्यास ही है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमने भी सुमेलित करना है। इस साइड में क्या है, कुछ देश दे रखे हैं और यहाँ पर इनकी राजधानी दे रखी है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी सियाल, यानी कि 1 से हम बी को मैच करेंगे। नाइजीरिया की हो जाएगी लागोस, यानी कि 2 से हम सी को मैच करेंगे। सोमालिया की हो जाएगी मोंगादिशु, सोमालिया की मोंगादिशु हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी कैनबरा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1954 से ही। ठीक है, तो 1954 से हुई थी। अगर हम यहाँ से डेट भी देख लेते हैं ना, तो ये डेट आ जाती है 2 जनवरी। तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। अब जो भारत रत्न देने की शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई थी, तो जो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। दूसरा एक चीज और ये पूछ ली जाती है कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई है 2014 से। और खेल के क्षेत्र में सबसे पहले जो भारत रत्न मिला है ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले भारत रत्न मिला है जो कि खेल के क्षेत्र में। ठीक हो गया। अब सीधा हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन जो संस्थान है वो है भारत के पुणे शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1960 के अंदर, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये किया गया था टॉन्सले के द्वारा। इनका पूरा नाम था A.G. टॉन्सले। ठीक है, तो A.G. टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक हो गया। अभी देखो ये जो हमारे जो क्वेश्चंस थे जो कि जीके जीएस के थे 50 क्वेश्चन 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, सारे हमने यहाँ पर बता दिए। अभी देखो ये 50 ही क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन के मैंने 2 2 3 3 4 4 फैक्ट बताए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपने ये जो 50 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से अगर देखेंगे तो लगभग 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक वीडियो जो है ना आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो भाई उम्मीद है वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, और सही में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये वीडियो भी क्या है मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है उसमें पहले भी और वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।